नमस्कार दोस्तों, समसामयिकी और सामान्य ज्ञान की 7 मई 2020 की प्रश्नावली में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आपका बिना समय व्यर्थ किए चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। आपका प्रथम प्रश्न है, वह राजनीतिज्ञ जिनकी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोधात्मक हिरासत की अवधि को हाल ही में बढ़ाया गया है। आपके ऑप्शन है ए महबूबा मुफ्ती, बी उमर अब्दुल्ला, सी शाह फैजल और डी फारूक अब्दुल्ला। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए महबूबा मुफ्ती। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हाल ही में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को की निरोधात्मक हिरासत की अवधि को बढ़ाया गया है। यह अवधि 3 माह की अवधि के लिए बढ़ाई गई है। यह फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा लिया गया है। दोस्तों, हमें ध्यान देना होगा कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी कहा जाता है, को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला द्वारा स्थापित किया गया था। अब दोस्तों, को 4 महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हमारे इस पूरे वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती। वह मुख्यमंत्री पद को संभालने वाली देश की प्रथम और अंतिम महिला रही है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली वह देश की प्रथम और अंतिम महिला। अंतिम क्यों? क्योंकि उनके शासनकाल के उपरांत जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। जम्मू कश्मीर में 1978 में शेख अब्दुल्ला ने लकड़ी तस्करी को रोकने के लिए यह अधिनियम, जिसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी कहा जाता है, को स्थापित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत मैक्सिमम 2 वर्षों की अवधि के लिए नज़रबंदी को बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंद रखा गया था, लेकिन उन्हें हाल ही में रिलीज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के अंतिम महाराजा हरि सिंह के इकलौते पुत्र डॉक्टर करण सिंह हैं, जो कि 1967 में इंदिरा गांधी सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। जी हाँ, यह महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि हमारे कई पाठक जानते तो होंगे कि जम्मू कश्मीर के अंतिम महाराजा हरि सिंह थे, लेकिन उनके सुपुत्र डॉक्टर करण सिंह थे, जो कि 1967 में इंदिरा गांधी सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, मनरेगा के संबंध में बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ करने वाला राज्य है। आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी झारखंड। झारखंड सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के काम के घंटों को बढ़ाने के लिए 3 नई योजनाएं प्रारंभ की गई है, जिसका ऑप्शन है बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। इन तीनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य में 25 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित करना है। जी हाँ, श्रमिकों को काम के घंटे बढ़ाने के लिए यह तीनों परियोजनाएं लागू की गई है। तो आइए इन तीनों परियोजनाओं के संबंध में 4 महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि यह परियोजनाएं श्रमिक मजदूरी को बढ़ावा देने के लिए की गई है, जिसमें से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत सड़कों के दोनों ओर फल देने वाले पौधे स्थापित किए जाएंगे, जबकि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत भूजल में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत ग्राम स्तर पर खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, यह तीनों परियोजनाएं राज्य में बाहर से आने वाले मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को श्रमिक मजदूरी उपलब्ध कराने और क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा स्थापित किए गए। अब दोस्तों, झारखंड के संबंध में कुछ विशेष तथ्य भी मैं आपको बता देता हूँ कि झारखंड की राजधानी रांची है, जबकि उप राजधानी दुमका है। यहाँ पर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि देवगढ़ में स्थापित है, शिव जी के 22 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, ये लिख लीजिएगा कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग शिव जी के 22 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड के देवगढ़ में स्थापित है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जिसे CCMB भी कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पुणे, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी नई दिल्ली। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है, जिसे जैव रासायनिक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में नई दिल्ली स्थित केंद्र में स्थापित किया गया था। जी हाँ,
जैव रासायनिक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। अब दोस्तों मैं इसके संबंध में 4 महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको बता देता हूं कि यह एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है जिसे वर्ष 1977 में बायोकेमिकल अनुसंधान के लिए जैव रासायनिक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। यह संस्थान वर्तमान समय में इंस्टीट्यूट ऑफ मिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, के सहयोग से कोविड-19 के नमूनों पर वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य कर रहा है। अब दोस्तों मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी वर्तमान समय में कोविड-19 के नमूनों को पूल करना यानी इकट्ठे करने का कार्य करने वाला देश का एकमात्र केंद्र है। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परीक्षा के पर्सपेक्टिव में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस कोविड-19 के नमूनों को पूल करने वाला देश का एकमात्र केंद्र जो कि नई दिल्ली में स्थित है, CSIR के अंतर्गत आता है और उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। यहाँ नमूनों का एकत्रीकरण कोविड-19 पर आवश्यक अनुसंधान के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, जो भी नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं वह आवश्यक अनुसंधान के लिए किए जा रहे हैं और वर्तमान समय में कोविड-19 के सभी 9 म्यूटेशन सैंपल यहाँ पर इकट्ठे किए जा चुके हैं। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा ये म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन होता है कि कोविड-19 के अलग अलग रूप, यानी वर्तमान समय में भारत में या विश्व स्तर पर कोविड-19 के 9 अलग अलग रूपों को वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है, जिनके सैंपल हमारे संस्थान में सुरक्षित हैं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किसानों, निर्माण बुनकरों और ऑटो चालकों हेतु जारी आर्थिक पैकेज मूल्य है। आपके ऑप्शन है ए 1500 करोड़ रुपए का, बी 1610 करोड़ रुपए का, सी 2100 करोड़ रुपए का और डी 2110 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा भी हाल ही में अपने किसानों, निर्माण बुनकरों और ऑटो चालकों के लिए 1610 करोड़ रुपए मूल्य का राहत पैकेज जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, लॉकडाउन होना चाहिए जबकि लोकदल लिख दिया गया है। और वर्तमान समय में आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि देश में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन करने वाले राज्य होने के नाते कर्नाटक में 11,687 हेक्टेयर भूमि पर फूलों की खेती की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा यह आर्थिक पैकेज जारी किया गया। अब इस आर्थिक पैकेज के 4 महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं कि इस आर्थिक पैकेज के तहत किसानों को 25,000 रुपये का प्रति हेक्टेयर मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि बुनकरों को नेकार कर सम्मान योजना या बुनकर सम्मान योजना भी कहा जा रहा है के तहत 5,000 रुपये का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको और बता देता हूं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने किसानों और नागरिकों के लिए 11,000 करोड़ और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया जा चुका है। अब दोस्तों मैं कर्नाटक के संबंध में आपको बता देता हूं कि कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। यानी आपको जब कोई पूछता है कि कर्नाटक का गठन या स्थापना दिवस कब आयोजित किया जाता है तो आपका आंसर होगा 1 नवंबर। साल पूछा जाए तो आपको लिखना है 1956। कर्नाटक की स्थापना से पहले उसका नाम था मैसूर और उसे वर्ष 1973 अधिनियम के तहत बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। जी हाँ, मैसूर का नाम परिवर्तन 1973 अधिनियम के तहत कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया था। अब दोस्तों आपका अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, रूस द्वारा उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन को स्मृति मेडल प्रदान किया गया। प्रथम विश्व युद्ध, बी द्वितीय विश्व युद्ध, सी कोरियाई युद्ध और डी सोवियत संघ युद्ध। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मृति मेडल से सम्मानित किया। यह स्मृति पुरस्कार सोवियत संघ के सैनिकों, जी हाँ लिख लीजिएगा, सोवियत संघ के सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए प्रदान किया गया है। सोवियत संघ के सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा स्मृति को संरक्षित रखने के लिए भी कोई पुरस्कार देता है, तो जी हाँ, रूस में यह पुरस्कार द्वितीय विश्व युद्ध में स्मृति को संरक्षित रखने के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अब देखिए इसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। यह पुरस्कार नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदान किया जाता है। यह रूस महान देशभक्ति युद्ध के रूप में स्थापित एक पुरस्कार है। इसके अलावा सोवियत संघ ने वर्ष 1950 के कोरिया युद्ध में
इस पुरस्कार की स्थापना की थी। जी सॉरी, माफ़ कीजिएगा, सोवियत संघ ने 1950 के कोरियाई युद्ध में उत्तर कोरियाई शासक किम इल सुंग को स्थापित करने के लिए कोरियाई युद्ध में उत्तर कोरिया का सहयोग किया था। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, किम इल सुंग वर्तमान शासक किम जोंग उन के दादाजी हैं, जिन्हें वर्ष 1948 में सोवियत संघ द्वारा स्थापित किया गया था। यानी अगर हम बात करें, उत्तर कोरिया के वर्तमान शासक को शासक के रूप में स्थापित करने का मुख्य कार्य सोवियत संघ द्वारा वर्ष 1948 में कर दिया गया था। यानी आप ये समझिए कि इन दोनों देशों के बीच में पारस्परिक सामंजस्य कितना गहरा होगा। एक देश ने स्थापित किया और दूसरा देश उसके अनुपालना में सेवारत है। इसके अलावा उत्तर कोरिया के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, उत्तर कोरिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सेना उत्तर कोरिया के पास रखता है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अति विशिष्ट नागरिकों के रहने की व्यवस्था है। जी हाँ, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में अति विशिष्ट उच्च लोगों के रहने की परमिशन है। और उत्तर कोरिया ही विश्व का एकमात्र देश है जहां वायु यात्रियों या वायुयान या हवाई यात्रियों को इंटरनेट सेवाएं प्रदान नहीं की जाती। जी हाँ, यात्रियों को इंटरनेट सेवाएं प्रदान नहीं की जाती। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारी और अधिक सेवाएं पसंद आए, माफ़ कीजिएगा, चूँकि ये पहला वीडियो है इसलिए गलती हो रही है बार बार। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे नए वीडियो देखते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।